कौन से षड्यंत्रकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? हिमांशु जी, दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो पूरा तंत्र है वो एक चुनाव जीवी तंत्र में तब्दील हो गया है। आज आप देख लीजिए कि मोदी जी विदेश निकल गए। कल रात में उनका एक बड़ा फॉर्मल सा ट्वीट आता है अंग्रेजी में, जहां कॉन्डोलेंस देते हैं, शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, पूरा देश आहत है। ये अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या लिया गया, देश ये भी तो जानना चाहता है। आप बताइए कि पूरा का पूरा सिस्टम बिहार के अंदर चुनाव जिताने में लगा हुआ था। अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की खुद वहां कितनी यात्राएं हुई। आप सोच लीजिए 2014 से पहले क्या होता था, कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य में चुनाव हो रहा तो इतनी बार यात्राएं कर ले, चुनाव के लिए वोट मांगने चला जाए, ऐसा नहीं हुआ करता था। 14 के बाद से एक नया सिस्टम बना है, नया एक इकोसिस्टम पॉलिटिकल बना है, जहां पर पूरा का पूरा जो सबसे बड़ा जो फोकस है वो चुनाव प्रबंधन है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े चुनाव प्रबंधन तंत्र के रूप में बदल चुकी है अपने आप को, जिनका एकमात्र उद्देश्य यह है चुनाव जीतना, किसी भी कीमत पर वोट पाना, सरकारें बनाना, जोड़ तोड़ करना। महाराष्ट्र में हम सब लोगों ने देख लिया, बिहार में भी यही कोशिशें हुई। ये अलग बात है कि बिहार में कोशिशें कामयाब होती उतनी दिख नहीं रही है। लेकिन अब लौटते हैं विस्फोट वाली घटना पर। आप बताइए, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास कैसे कई अवसर थे जब बड़े आयोजन थे, जहां पर जिनका एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस था, पूरी दुनिया में उसकी गूंज होती, यूएन नहीं गए वो, तब क्या बहाना था। और अब अचानक अब भूटान जो एक फ्रेंडली कंट्री है, भूटान आप कभी भी जा सकते थे। क्या राजा का जन्मदिन मनाना या एक दो, ये कस्टमरी होता है, कोई भी अगर राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो एक दो समझौते हो जाते हैं, कोई एनर्जी डील होने वाली है। तो इसको लेकर इसकी आड़ में आप इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी में हो रही है, इसके बावजूद आपको कोई सुध नहीं है। आप वहां जाकर विदेशी जमीन पर जाकर बोल रहे हैं कि हम उनको बख्शेंगे नहीं। इसके पहले बिहार को याद कीजिए। मैं सारे डॉट इसलिए कनेक्ट करके बोल रहा हूं हिमांशु जी कि सबके तार जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पलटवार तो होते रहेंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है, क्या इसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी कोई लेगा? क्या कोई मानेगा इस बात को कि भाई ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेल्योर है? अगर ऐसा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंटेलिजेंस किसके अंडर में आता है? दिल्ली में तो 4 दिन की सरकार चल रही है अब। दिल्ली पुलिस इनकी अपनी है, सीधे अमित शाह के अंडर में काम करती है, खुफिया तंत्र उनका अपना है। मुख्यमंत्री भाजपा की है, यहाँ पर जो नगर निगम है, एमसीडी है, वहां पर बीजेपी का ये है। फरीदाबाद जो है हरियाणा का पार्ट है, जहां पर सबसे पहले मॉड्यूल जिसको कहते हैं कि टेरर मॉड्यूल जो पकड़ा गया सो कॉल्ड, वो फरीदाबाद में हुआ, जहां से अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में पकड़ा गया। उसके बाद ये अगर एक चूक होती है, इतनी बड़ी चूक होती है, इस पर सरकार की ओर से कोई जानकारी साझा की गई है अब तक? जो जानकारी आती है, हम सब जानते हैं कि एक नया चलन चल गया है अपने देश में कि सबको सूत्रों के हवाले से आती जानकारियां, कोई स्पष्टीकरण कहीं से आता नहीं है। और दुर्भाग्य है कि इस इंसिडेंट में यही देख रहे हैं। क्या ये छोटी घटना है? लाल किले की प्राचीर जो देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इतनी बार देश को संबोधित किया है, उसमें ठीक सामने में धमाका हो रहा है। इतने लोगों की जान जा रही है, इतने व्यस्त वक्त में हो रही है। तो क्या हम लोगों का सिस्टम जो है इतना नकारा हो चुका है, जहां अकाउंटेबिलिटी लेने वाला ही कोई नहीं है? आप सिर्फ चुनाव जीतने की बात करते हैं। आप सुबह उठ करके प्रधानमंत्री फिर ट्वीट करते हैं, वो बिहार के लिए ट्वीट करते हैं, उनका ट्वीट आता है कि आज शुभकामना, दूसरे पेज का मतदान हो रहा है। तो ये मुझे आज भी याद पड़ता है 26/11 के हमले को याद कीजिए हिमांशु जी। उस वक्त में शिवराज पाटिल का इस्तीफा हो गया था, और सिर्फ इस सवाल पर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कपड़े बदलने को लेकर के बड़ी ये हुई, खिंचाई हुई, लेकिन तब तक वो काफी दबाव में सरकार उस वक्त थी। तो उस वक्त इतनी नैतिकता भी तो बची हुई थी। मैं तो ये पूछता हूँ कि पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद भी उस वक्त भी आप याद कीजिए, घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। उस वक्त भी मोदी जी विदेशी दौरे पर थे, लौट कर आए। लोगों की उम्मीद थी, देश की अपेक्षा थी कि पीएम वहां जाएंगे, उसके पीड़ितों से मिलेंगे, उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे, उनके आंसू पोंछेंगे। पर क्या ऐसा हुआ? प्रधानमंत्री मोदी तब चले गए थे बिहार, जबकि बिहार में चुनाव उस वक्त दूर था, 3-4 महीने के 5 महीने का फासला था। और अभी देख लीजिए कि पूरा का पूरा अमला, कम से कम भाजपा शासित जितने राज्य हैं, ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में डेरा डाले हुए थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पर थी, अमित शाह लगातार 12-13 दिन से वहां बने हुए थे। तो ऑपरेशन लोटस से फुर्सत मिले तब तो दिल्ली की गद्दी बने, पूरा जो एक वैकेशन कहते हैं कि पूरी सरकार ही वैकेशन पर थी, चुनावी इस पर टूरिज्म पर थी। तो वही हुआ। आज की तारीख में देख लीजिए कि तमाम तरह की थ्योरियां आई है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाएगी, सबको एनआईए को जांच इसकी सौंप दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम जवाबदेह बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा? इस पर कोई जवाब आपको कभी मिलेगा ही नहीं। क्या पहलगाम को कोई जवाब मिला? उसके पहले जो अटैक हुए पुलवामा को जवाब मिला? पुलवामा के आरडीएक्स का राज आज तक खुल पाया क्या?
इस देश में तमाम, और एक दूसरे एनआईए अपने हैं अजीत डोभाल साहब, वो दावा करते थे, उनका एक छपा था कहीं पर कि भाई इस देश में 14 के बाद से आतंकवादी वारदातें नहीं, या तो उनकी याददाश्त पर सवाल है या जानबूझकर ऐसी बात बोल रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त निकलती है जहां नक्सल अटैक हुए, टेरर अटैक हुए, और आप सब चीज को खारिज करने की कोशिश करें कि 2014 के बाद ही भारत का मतलब एकदम अप्रतिम विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, जहां बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल स्वच्छंद है, सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। तो ये क्या साबित करने की कोशिश है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पर जो समझ में मुझे अब तक आया वो ये आया कि ये पूरा का पूरा तंत्र जो है एक चुनाव जीवी तंत्र के रूप में तब्दील हो गया है हिमांशु जी। और यही वजह है कि संवेदनाएं उनके पास उस तरीके से इनको अफेक्ट नहीं करती हैं जैसे किसी आम व्यक्ति को करती है। हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, और मैं ये राजनीति की बात यहाँ नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक नॉर्मल बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एज ए दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति जो दिल्ली को इतने सालों से रह रहा है, देख रहा है, उसमें अगर ऐसी कोई घटना होती है, एक दौर की दिल्ली आप वो भी याद कीजिए, तब आतंकी वारदातों का एक सिलसिला था। तो ये जो एक लड़ टूटा, एक जो अचानक से एक सन्नाटा सा खत्म हुआ, एक विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, उसके बावजूद जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन कोई कैसे लेगा? ऑपरेशन सिंदूर की बात कीजिए, ऑन रिकॉर्ड सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड की बात और कही, वो ये कही कि भाई अगर इसके बाद फ्यूचर में कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या देश के प्रधानमंत्री इसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, या सिर्फ 56 इंच का सीना दिखाने के लिए है? कहना मतलब ये मतलब बिल्कुल एक ऐसी घटना जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया है हिमांशु जी। उधर एक तरफ मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ जो है इस तरह की घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी धरती से ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ जो है कड़ाई से काम करेंगे, सख्ती से काम करेंगे। क्योंकि अब आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, तो बिहार जाकर तो कह नहीं सकते थे मंच पर, तो क्या उन्होंने विदेशी धरती को चुना है इसीलिए? देखिए, ये कोई पहली बार तो है नहीं हिमांशु जी, ये भी समझना पड़ेगा। इसके पहले जिस पहलगाम की घटना की हम लोग जिक्र जिसका कर रहे हैं, उसमें भी तो यही हुआ था। उन्होंने बिहार की धरती से आकर के तब अनाउंसमेंट किया था कि भाई हम जो पाकिस्तान है, आतंक के आका है, उनको धरती किसी कोने से हम छोड़ेंगे नहीं उनको। तो ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है हिमांशु जी। दरअसल क्या है कि मीठा मीठा मेरा और कड़वा कड़वा थू थू, वही कहानी यहाँ पर हो रही है। कोई आदमी, जो सबसे बेसिक जो मूल प्रश्न यहाँ पर हिमांशु जी ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है सरकार के अंदर। आप 2014 के पहले का भारत अलग था, 2014 के भारत का बाद का भारत अलग है। ये दो काल खंडों में आप चीजों को देखना सीखिए, तब चीजें समझेंगी। सारी संस्थाओं का क्षरण हो रहा है। क्या मीडिया वही मीडिया रहेगा जो 2014 से पहले हुआ करता था? तब मनमोहन सिंह पर कितने सवाल उठते थे, मनमोहन सिंह की प्रेस ब्रीफिंग भी हुआ करती थी, तमाम चीजें हुआ करती थी। क्या 2014 के बाद से आपको एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जो पीएम मोदी ने की हो? मीडिया से उनके इंटरव्यू बड़े चूजी होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। कोई जो सो कॉल्ड हम लोग मोदी मीडिया बोलते हैं, उसके बड़े बड़े संपादकों को जो प्रधानमंत्री से ये पूछते हैं कि आप काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, या फिर इस तरह का मेरा मंडन, तो फिर उनको नॉन बायोलॉजिकल खुद को बताते हैं। तो ऐसी बातों करने के लिए तो गुंजाइश है, लेकिन किसी सीरियस मुद्दे पर आज तक आपने पीएम मोदी को डिबेट करते हुए देखा है? मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम लोग मोदी मीडिया बोलते हैं, उनसे होती है सिलेक्टेड बात होती है, बाकी मीडिया से तो बात ही नहीं करते हैं, तो उनके तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दूसरी संस्था कौन थी? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को क्या हसर आपने देख लिया। आज की तारीख में एक टर्म चल गया 11 देश, जनादेश और ज्ञानादेश, 2 टर्म चल रहे हैं। तो चुनाव आयोग की भी बात आप परे रखिए। देश में इतना डेंट लग रहा है संस्थाओं की इमेज को, उनकी छवि को, उनकी गरिमा को, उनकी सूचना को, जिसका डैमेज कंट्रोल करने में हम लोगों को कई बरस लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, चीफ जस्टिस के ऊपर सरेआम न्यायपालिका के जो सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश देश के हैं, प्रधान न्यायाधीश हैं, उनके ऊपर जूता उछाल दिया जाता है। तभी क्या बीजेपी का प्रवक्ता छुड़ाने जाता है आरोपी को, उसको भी एक अलग तरीके का रंग देने की कोशिश की जाती है, तभी उस तरह से कुछ भी नहीं सामने आता है। तो संस्थाओं का जो क्षरण हुआ है, उसने एक इंस्टीट्यूशन का रूप ले लिया है, और बहुत सनय बहुत धीरे धीरे ये काम हो रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए घातक है, और मीडिया की तो जितना बखान करे उतना ही कम है। अगर आज इस देश में सोशल मीडिया नहीं होता और ये तमाम यूट्यूबर्स नहीं होते जो यूट्यूब पर एक पैरेलल पत्रकारिता नहीं कर रहे होते, तो सच तो कभी सामने आता ही नहीं। अभी भी इस घटना की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ भी मंदिर तलाशा जा रहा है कि ये धमाका मंदिर के पास हुआ। अरे बेवकूफों, आप समझिए पुरानी दिल्ली का जो इलाका है, वहां आसपास 50 मस्जिद है, गुरुद्वारा भी है वहां पर। आप इसको फिर भी इसमें हिंदू मुसलमान का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो गनीमत बनाइए। ये घटना तो खैर जितनी दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके जितना भी निंदा की जाए कम है, लेकिन अगर 2 दिन पहले हुआ होता तो क्या होता? आप सोचिए, इसको किस तरह कलर दिया जाता, किस तरह का नैरेटिव बनाया जाता। एक्टोरेट जो बिहार के वोटर हो, क्या उसको, लेकिन बिहार का वोटर बहुत मैच्योर वोटर है,
वो जो भी वोट करता है वो सोच समझ के करता है, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। बिहार के वोटरों को इतनी समझ है कि कौन पार्टी हिंदू मुसलमान का काम करती है, तो इस चीज का कोई एज मिलने वाला था नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो भूटान जाकर के बोलने का जो मौका चुना, तो उसके पीछे बस ये है कि जिम्मेदारी से कतराने की बात है, और कुछ भी मैं नहीं देखता हूं। क्योंकि वो उन्हीं स्थितियों को पसंद करते हैं जहां पर उनका एक पूरा आधिपत्य दिखाया जाए, उनकी एक छवि हाउडी मोदी टाइप की और तमाम इस तरह का नमस्ते ट्रम्प टाइप के इवेंट्स हो। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी एक सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंपनी के रूप में तब्दील हो गई है, और इसका मेन काम जो है किसी भी इवेंट को इतना बड़ा कर देना, लार्जर देन लाइफ एक इमेज दे देना कि हर आदमी उसमें मुक्त हो जाए। मूल सवाल कोई पूछे ही नहीं। इसी दिल्ली में परसों की रात में प्रदूषण को लेकर के बहुत बड़ा बवेला हुआ, उन पर तो आपने केस कर दिया। तो तमाम चीजें इस देश के, और दिल्ली में क्या हाल है प्रदूषण का, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, एक्यूआई लेवल कभी भी देख लीजिए 350, 400, 500 इतना एक्यूआई लेवल होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या सरकार जवाबदेही लेती है? नहीं लेती है। अब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार भी नहीं है, वो अब तो यमुना सरकार को भाजपा की है यहाँ पर, बिल्कुल वो तहजीब यमुना का को अपना आदमी है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आदमी सोच ही सकता है, बोल ही सकता है, लेकिन ठोस कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर सकता है। ये एक ध्रुव सत्य है जिसको मान ले, सूनर द बेटर। बाकी तो देख लीजिए, बाकी तो इस देश को भगवान ही चला रहे हैं, ईश्वर ही चला रहे हैं, ईश्वर के भरोसे चल रहा है सब कुछ। मिहिर जी, एक सवाल जो है अमित मालवीय भी पूछ रहे हैं कि इस देश के अंदर जो ऑपोजिशन है, यानी कि वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी विदेश यात्रा पर हैं। अब मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, अमित मालवीय की तो बात ही क्या की जाए, वो तो ट्रोल आर्मी के चीफ इन कमांडर इन चीफ है। वो राहुल गांधी की यात्रा पर तुमको ये दिखता है, कहीं की तस्वीरें लाते हैं और फर्जी खबरों का एक पिटारा बन गया है बीजेपी का आईटी सेल, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो खुद अपनी भट पिटवाते हैं। यहां तक कि उन्होंने पटेल को आरएसएस का बता दिया था कि आरएसएस के स्वयंसेवक रहे पला रहे, और इस पर काफी मैं देख रहा था, कभी हाल फिलहाल की बात है, बहुत पुरानी बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा का सवाल उठाते हैं, पर आप बताइए कि देश की सत्ता किसके हाथों में है? क्या सवाल, अगर कुछ कहीं पर सरकार चूक करेगी तो क्या सवाल हम विपक्ष से पूछेंगे? यही काम तो 14 साल से हो रहा है। गड़बड़ी है आपकी, सवाल आप पूछते हैं विपक्ष से। राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं वोट चोरी को लेकर, उनकी बातें होती हैं, तमाम होती हैं, तो चुनाव आयोग इसको नैतिकता का सवाल बनाया था, मां बहनों की नैतिक की प्राइवेसी की बात करता है, निजता की बात करता है। अरे भैया, सीसीटीवी कैमरे तुमने क्यों लगवाए? क्या राहुल गांधी ने जो वोट चोरी देश से माफी मांगेंगे? भाई, अगर वो आरोप लगा रहे हैं, एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो नेता प्रतिपक्ष है, तो क्या उनकी बातों को आप हल्के में लेंगे? ये तो चुनाव आयोग के दोहरे मानदंड है, और इन्हीं मानदंडों का खामियाजा हम लोगों ने कई जगह पर देखा, उठाना पड़ा। हरियाणा में भी तो बात कहानी दूसरी थी, महाराष्ट्र में दूसरी कहानी थी, और बिहार में क्या यही कहानी निपटाने की तैयारी चल रही थी, उसको रिपीट करने की। और इसी कारण से अमित शाह क्या वहां पर 15 दिन से डेरा जमाए हुए थे, 12 दिन से दिल्ली को छोड़ के, सारे देश का सुरक्षा तंत्र को भगवान भरोसे छोड़कर वहां पर वो ऑपरेशन लोटस की तैयारी में बिजी थे क्या? ये सवाल तो अपोजिशन करेगा ही करेगा। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले खबरें आई थी, मनीष जी बताएंगे इस बात को बेहतर तरीके से, कि जिस होटल में ठहरे तो वह सीसीटीवी को ठग दिया गया। कौन मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं आ रहा है, इससे कोई खबर किसी को ना लगे। और ऐसा सिर्फ पटना में नहीं हुआ, और भी जगह गए, वहां भी हुआ। तो कहने का आशय ये है हिमांशु जी की, ये सब कुछ जो चल रहा है, बीजेपी में क्या सिस्टम दुर्भाग्य ये बन गया है कि एक सारा कुछ खेल ऑप्टिक्स का है। जो काम भी होता है फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए होता है। आपको छठ घाट की तस्वीर याद है ना, दिल्ली में जो बिस्लेरी घाट बन गया था, कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, उनके लिए बाकायदा पाइपलाइन से, यमुना के बगल में एक पैरेलल यमुना। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि पराकाष्ठा है कि कितना एक फोटो जीबी का दौर है जी। कह रहा हूं खुलेआम आंखों में धूल झोंकना था वो, खुलेआम था ना। इसी यमुना में क्या आप बताइए, सबसे बड़ा जो मुद्दा था दिल्ली चुनाव के दौरान, वो था यमुना की सफाई का। पूरी दिल्ली में तमाम इलाके पोस्टरों से पट गए थे, यमुना मैया बदहाल है, ये है। 10 महीने से तो भाई आपकी सरकार है जनाब, महोदय, आपकी सरकार 10 महीने से है। क्या कर लिया आपने? एक आरती आपने करवा दी और बोल दी यमुना मैया का उद्धार हो गया। हवाओं का की हालत देख लीजिए। तो कहने का ये है कि ये सारा कुछ एक आई वॉश है, आंखों का धोखा है। ये सब कुछ हर चीज पर, हर कारस्तानी को अलग अलग तरीकों से ठगने की कोशिश करते हैं। इसलिए इतने संवेदनशील घटना में, जो इतनी जघन्य घटना है, इतना बड़ा इंसिडेंट है,
उस पर कोई सफाई नहीं आ रही, कोई ताना बाना नहीं आ रहा है, कोई कहानी सामने नहीं आ रही है, कोई वर्जन नहीं आ रहा है। जो खबरें आ रही है तो कि ठीक है एनआईए को जांच सौंप दी गई। अरे इसका जवाब तो दीजिए कि वो अमोनियम नाइट्रेट कहां से पकड़ा गया था? फरीदाबाद में पकड़ा गया था। वो किसके द्वारा रूल्ड है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है, एनसीआर का पार्ट है। दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली पुलिस किसके हवाले, इंटेलिजेंस किसके पास है? और अमोनियम नाइट्रेट क्या वहां पर फैक्ट्री लगी हुई थी फरीदाबाद के अंदर? मेरी जानकारी में तो नहीं है। और थोड़ा मोड़ा क्वांटिटी थोड़ी था हिमांशु जी, तो 60 किलो से ऊपर अमोनियम नाइट्रेट था। और उसमें असॉल्ट राइफल भी मिला, पता नहीं क्या क्या मिला। अब उसके तार लखनऊ तक खंगाले जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? अगर आपका जैसा कहीं डोभाल बोलते कि सिस्टम इतना सजग है, इतना चौकस है, इतना जागरूक है, तो ऐसी घटना हुई कैसे? और अगर हो भी गई, चलिए ठीक है, आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एक हम लोग का एक ह्यूमन लिमिटेशन होता है, हर एक व्यक्ति की क्षमताएं होती है, वो भी हम लोग मानते हैं। लेकिन ये बार बार रिपीट होना, हर बार रिपीट होना, और हर बार उसको कैमोफ्लेज कर देना, दूसरे बहाने ले लेना, पॉलिटिकल इसमें छुप जाना, अपोजिशन पर सवाल उठा देना। भाई सरकार में गद्दी पर आप बैठे हैं, जनता तो आपसे जवाब मांगेगी, मीडिया आपसे पूछेगा। ठीक है, मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो एक नई किस्म की पत्रकारिता में कर रहा है, वो भी एक मोदी देश का एक अपने आप में एक श्रृंगार प्लस एक अलग किस्म का रचा जा रहा है। उसकी तो जितनी चर्चा करना बेमानी है। आज भी दिल्ली ब्लास्ट में कल से सब बिलों पड़े हैं, पर कोई खबर नहीं आएगा। बाद में इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जाएगी, जो कई चैनलों पर दिखा। मंदिर तलाशे जाने लगा। अब बताइए, दिल्ली की जो सबसे बड़ी शाही मस्जिद है, जामा मस्जिद वहीं पर है, चंद कुछ कुछ फुट की दूरी पर है, उसकी चर्चा आपने नहीं की। आपने मंदिर की चर्चा कर दी। ये कौन सा एंगल तलाश रहे हैं? आपने एक बार सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है? एनएसओ को जवाब देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। किसी मीडिया हाउस ने अगर सवाल उठाया हो, एक बार भी किसी डिबेट में चर्चा भी कर ली हो, तो आप बता दीजिए। ये सवाल उठाना एक्चुअली क्या है कि 2014 के बाद से सवाल उठाना इस देश में बंद हो गया है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आपका प्रश्न पूछना आपका अपराध साबित होगा, आपको कतार में खड़ा कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, और ऐसा कई केसों में हुआ भी है, और हम सब इसके गवाह हैं। हिमांशु जी।